बिहार की राजधानी पटना, जो पटना के दौर से लेकर आज तक ज्ञान की भूमि रही है, आज उसी पटना की सड़कों पर छात्रों के भविष्य की नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कोचिंग संस्थान अब अखाड़े में तब्दील हो गए। मामला पटना के मछुआ टोली का है, जहां देश के जाने माने शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर रात के अंधेरे में पथराव और तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की सीसीटीवी जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है, झकझोर दिया है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एक और नामी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के लोगों पर लग रहे हैं। पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया और न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। लेकिन सवाल यहीं से उठ खड़ा हुआ कि यह कैसी शिक्षा की होड़ है? ये गुरु हैं या गैंगवार के लीडर? क्या पटना में छात्रों की मंडी लगी है? क्या रिजल्ट आने के बाद बच्चों को अपना स्टूडेंट साबित करने और करोड़ों का टर्न ओवर खड़ा करने की इस अंधाधुंध रेस ने शिक्षकों को कारोबारी और संस्थानों को बाहुबली बना दिया है? बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने माना कि कोचिंग संचालकों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। सरकार अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और नीति बनाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि सरकार ने इन संस्थानों को इतनी छूट दी ही क्यों कि ये बेलगाम हो जाए। हालांकि अपनी कोचिंग पर हमले के बाद फैजल खान उर्फ खान सर ने पटना पुलिस और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ के पुल बांधे और बिहार पुलिस को 10 में से 10 अंक दे दिए। इतना ही नहीं, खान सर ने यहां तक कह दिया कि ऐसी पुलिस जीवन में नहीं देखी। लेकिन फिर सवाल है कि क्या कई मौकों पर बिहार पुलिस को पानी पी पी कर कोसने वाले खान सर की ओर से बिहार पुलिस की तारीफ सराहना है या मजबूरी? क्या यह मक्खन लगाई है या सच में दिल से की गई तारीफ? केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे कह रहे हैं कि कोचिंग वाले धैर्य रखें, नियमावली बनेगी। लेकिन आज पूरा बिहार और देश के कोने कोने से पटना आने वाले लाखों छात्र और उनके माता पिता ये पूछ रहे हैं कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, क्या उन कोचिंग संचालकों के पाले गए गुंडे अब पत्थर बरसाएंगे? क्या बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। खान सर का जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खान सर और उनकी कोचिंग का डंका हर कहीं बजता है। स्टूडेंट खान सर के दीवाने हैं, लेकिन खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरों ने सबको डरा दिया। इस घटना ने सबको चौंका दिया। लेकिन अब इस हमले और तोड़फोड़ की परतें खुलती जा रही हैं। क्या इस हमले के पीछे तो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोचिंग संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नई नीति और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रही है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे। पटना की मछुआ टोली में खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। खान सर के मैनेजर के लिखित आवेदन पर ये एक्शन लिया गया।
लेकिन ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। रोशन आनंद का कहना है कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे और के खिलाफ ये रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और हमले के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पटना का कदम कुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो ये पूरी तस्वीर है क्या? कोचिंग संचालक जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को गढ़ने की, वो आखिरकार आमने सामने है क्यों? क्यों एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि फायरिंग हुई है और बाद में मुकरा जा रहा है कि फायरिंग नहीं हुई? दरअसल ये पूरा खेल क्या है? ये जो कोचिंग के नाम पर संस्थाएं चल रही हैं, वो कैसे पैसा कमा रही हैं, उसको सबसे पहले समझते हैं। मैंने हेडर दिया है कि शिक्षा का मंदिर या कोचिंग मंडी। अब इसको समझने की जरूरत ऐसे है, पटना में हर साल 3 से 5 लाख ऐसे छात्र आते हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। 3 से 5 लाख इन छात्रों को अपनी ओर लाने की कोशिश है। ये बिहार की कोचिंग और उससे जुड़े बिजनेस का 33% से ज्यादा राजस्व अकेले पटना से आता है। और पटना से क्यों आता है? क्योंकि यहां पर छात्र पढ़ने आ रहे हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो खाना खाने का पैसा देते हैं, वो इन कोचिंग संचालकों की जेब भरते हैं, वो फीस देते हैं, वो यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं। और वो कितना है? 33%। अब देखिए, शिक्षा के मंदिर में ये जो एक अनुमान के मुताबिक पटना क्षेत्र में 2000 से 3000 छोटे बड़े प्राइवेट कोचिंग संस्थान है। 2000 से 3000 आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है। पटना में हर साल 3 से 5 लाख जो छात्र आ रहे हैं, वो इन्हीं 2000 से 3000 कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। तो जाहिर तौर पर कंपटीशन बहुत बड़ा है, और कंपटीशन बड़ा है तो छात्रों को अपने पाले में लाने के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है। अब आपको एक जो महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं वो किस किस की पढ़ाई करने आते हैं। लगभग 15 से 18% जो छात्र है वो मेडिकल की पढ़ाई करने आ रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आ रहे हैं। बचे हुए एक और डेटा है, पहले वो डेटा समझ लीजिए। इससे पहले वाला जो डेटा है उसमें एससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने जो छात्र आ रहे हैं उनकी तादाद है 42 से 45%। इन्हें हम वनडे एग्जाम भी कहते हैं। साधा अगर सीधी सीधी भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो इन्हें वनडे एग्जाम कहते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने वालों की संख्या है 42 से 45%। और यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वालों की संख्या है 15 से 16%। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों की संख्या है 15 से 18%। बचे हुए छात्र अन्य तैयारियां करते हैं। अब जो पूरा खेल जिसकी मैंने शुरुआत में जिक्र किया वो क्यों है, इससे पहले वाला जरा ग्राफिक्स प्ले करें, वो है कमाई। चूंकि पटना से कमाई कितनी हो रही है? पटना से कमाई हो रही है, सालाना टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक सालाना इन कोचिंग संचालक है उसकी जो मार्केट है उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। और पूरे भारत का अपडेट आपको दिखाता हूं। भारत का कुल कोचिंग मार्केट जो है वो 58,000 करोड़ है और पटना का कुल कोचिंग मार्केट है वो 500 करोड़ तक है। यानी कि 58,000 करोड़ पूरे देश में कोचिंग से पैसा कमाया जाता है। और इसको कुछ लोग फ्री का नाम दे देते हैं, कुछ यूट्यूब पर पढ़ाई करवा रहे हैं, कुछ क्लासेस के नाम पर पढ़ाई करवा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से ये जो कोचिंग संचालक होते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं। और उसके बाद जो टर्नओवर आपके सामने है, कमाई कितनी हो रही है। अब आते हैं पटना में 3 से 5 लाख तक होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं सवालों पर। आज के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन शिक्षकों के ऊपर, जिन शिक्षक जो कोचिंग संचालक हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है भविष्य गढ़ने की, वो आखिरकार कर क्या रहे। आज मामला देश के भविष्य को गढ़ने वाले कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है। मामला खुद को गुरु कहलाने वाले शिक्षकों के अहम का है। यह अहम की लड़ाई चल रही है, लिहाजा सवाल सीधे सटीक है।
सवाल है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम हो चुके हैं? कोचिंग संस्थानों में सफल छात्रों को अपना बनाने की होड़ इतनी ज्यादा क्यों है? एक दूसरे की कोचिंग पर हमला, ये गुरु हैं या गैंग के लीडर? करोड़ों के टर्नओवर का खेल, इसीलिए ये जो पत्थर चल रहे हैं और पिस्तौल चल रही है। शिक्षक या कारोबारी क्यों हो रही है दुश्मनी भारी? अब मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, चूंकि मामला आज राजनीतिक नहीं है, मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, कोचिंग संस्थानों की लड़ाई का है, आपसी वर्चस्व का है। इसीलिए हमने किसी पॉलिटिकल गेस्ट को नहीं इनवाइट किया। हमने जिसे बुलाया है वो है कोचिंग संचालक गुरु रहमान, उनको हमने इनवाइट किया है। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह, उनको बुलाया है। साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार हैं के लाल जी और बनबिहारी जी, उनको इनवाइट किया है। इसके अलावा एक और कोचिंग संचालक है हमारे साथ, गुलशन राठौड़ जी, उनको हमने इनवाइट किया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल गुरु रहमान जी आपसे, आपके तो मित्र हैं खान सर, और जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनसे भी आपकी अच्छी जान पहचान है। आपस में ये जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई है, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने की लड़ाई है, या जिन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया उन छात्रों को अपना दिखाने की लड़ाई है? ये है क्या? देखिए सर, एक तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सबसे पहले मैं गुरु हूं, और गुरु के लिए हर लोग मित्र होता है, हर लोग भाई होता है, हर लोग जो बच्चा हो वो शिष्य होता है। तो खान हमारे मित्र हैं और रोशन आनंद हमारे शिष्य हैं, तो इस बात को लेकर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं बोलूंगा कि कोरोना काल के बाद आज जितने भी पटना के, बिहार के विद्वान शिक्षक थे, जिन्होंने यूजीसी मानदंड को पालन किया था, जिनकी अच्छी पकड़ थी, जो लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र से दूर रहते थे, वे बेचारे सारे के सारे भूखे मर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि मैं कोचिंग फील्ड का धर्मेंद्र हूं, इसलिए मेरा चलता रहता है, क्योंकि मैं गरीब को भी पढ़ाता रहता हूं। ये आप स्पष्ट रूप से बताइए कि जब सिपाही का 21,391 रिजल्ट निकला, 21,838 सीट था, 21,391 रिजल्ट निकला, उसमें से एक शिक्षक का 12,000 रिजल्ट है, एक शिक्षक का 10,000 रिजल्ट है। अब 10, 12 होके 22 हो गया और रिजल्ट निकला 21,391। तो स्वाभाविक है कि मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि पूरे बिहार के फिजिकल ट्रेनर को मैनेज करके, पैसा देकर, एसी गाड़ी भेजकर, कपड़ा लत्ता, लैपटॉप और यहां तक कि बुलेट थार भी चलने लगी है, उसके आधार पर लोग ये टीचर बुलाते हैं। येन केन प्रकारेन ये टीचर बुलाते हैं, किसी तरह पैसा से खरीद दो, अगर 5 लाख में नहीं माना तो 10 लाख में खरीद लो। हमारा इन्फोर्समेंट का टॉपर लड़का जाके 10 लाख रुपया में बिक गया। तो अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जो ये दोनों टीचर हैं, ये दोनों टीचर का एकमात्र उद्देश्य है पढ़ाई चाहे कैसा भी हो, लड़का की भीड़ को इकट्ठा करना है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेन पीतवात कब, या आपको ट्रेनिंग सेंटर वाला से लेना है, कहीं से लेना है, गांव में चला जाना है। सफल हो गया, आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चा सफल हो गया, दरअसल उसकी किडनैपिंग की जा रही है, उनको एन केन प्रकेंड पैसे का लालच देकर, डर दिखाकर, धमकाकर अपनी कोचिंग का साबित करने की ये लड़ाई चल रही है पटना में। डरते तो बच्चे किसी से नहीं है सर, लेकिन लालच में फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे लालच में फंस जाते हैं, और उससे ज्यादा लालच में फंसते हैं जो ट्रेनर हैं, जो आपको गांधी मैदान में या पूरे बिहार में सिखाते हैं। आप बताइए ना सर, हमारे पास जो रिजल्ट हुआ है, मैं 7 तारीख को खोलूंगा मिथिलेश स्टेडियम में, मेरे पास 17 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है, 17 ट्रांसजेंडर का, और बाकी जितना रिजल्ट हुआ 7 तारीख को खोलूंगा बहुत इत्मीनान से। यहां गुलशन बैठा है मेरा बेटा, इसका 35 रिजल्ट है। हर कोचिंग वाले ने 2 से लेके 5 से लेके 10 से लेके 15 से लेके 20 से लेके 100 तक रिजल्ट दिया है। तो जब 12,000 ये या 10,000 ये, तो फिर हम लोग कबूतर उड़ कौवा उड़ कर रहे हैं कि झालमुड़ी बेच रहे हैं। ये दोनों टीचर पर रोशन आनंद जेल गया है,
लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि न्याय की जांच उसी तरह तब परफेक्ट होगी जब खान को भी जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर ये दोनों जेल नहीं जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में ये 12,000 और 10,000 का स्पष्टीकरण कैसे होगा। मैं शिक्षा मंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि फलाना टीचर भड़काता है। मैं माननीय सम्राट चौधरी पर विश्वास करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आज ये नौटंकीबाज बोल रहा है कि सम्राट पुलिस पर विश्वास है, सम्राट पुलिस पर विश्वास है, सम्राट पुलिस पर विश्वास है, और जिस तरह की ये बातें करता है उस पर ध्यान मत दीजिए। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री रहमान जी, आखिरी बार जब इसी चैनल में इसी डिबेट प्लेटफॉर्म पर आप और मैं साथ बैठे थे, उस समय भी खान सर को लेकर विवाद चल रहा था। उस समय तक आप उनके दोस्त थे। आज आप उनको गुरु घंटाल कह रहे हैं, फर्जीवाड़ा का किंग कह रहे हैं, तरह तरह की संज्ञाएं दे रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि मान लिया आपके चैनल में हम आए हैं, आपके चैनल में आए हैं तो हम अब शिक्षक बन गया हैं तो आप हमसे प्यार कीजिएगा। अगर वही हम चोर बन के आए तो आप हमसे प्यार कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। खान वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। खान ने कहा 17वीं बीपीएससी में कि नवादा कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन आउट हो गया है, गया कलेक्ट्रेट से क्वेश्चन आउट हो गया है। मैंने भी कहा चलो बड़ी बात है। हाई कोर्ट में पूछा तो बोले कि मीडिया के सामने आने के लिए थे। कौन सी ऐसी बातें इन्होंने सच बोली? कौन सी ऐसी बातें सच बोली कि मैं इनकी आरती उतारूंगा इनकी? गुरु रहमान जी, आऊंगा आपके पास, जरा सौरभ जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। सौरभ जी बता रहे हैं कि आपके 35 जो स्टूडेंट्स थे जो सेलेक्ट होकर गए आपकी कोचिंग से, उन्होंने आपका नाम ही नहीं लिया, वो किसी और के साथ चले गए और यहां दावा हो गया कि 12,000 हमने पास करा दिए और 10,000 हमने पास करा दिए। ये तो गंदा खेल है, बड़ा खेल भी नहीं है। सर ये मेरे कोचिंग की बात हो रही है। हाँ गुलशन जी, माफी चाहूंगा बहुत सारे गुलशन जी कोई नहीं जी सर, ये बहुत बड़ा देखा जाए एक चाल चल रहा है। प्लस मेरे मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को धूमिल किया जा रहा है। ऐसे लाखों लाख कोचिंग संस्था, आप बताइए बिहार छोड़ दीजिए, क्या भारत में और भी कोचिंग संस्था है ना? क्या वहां से बच्चे सक्सेस नहीं किए? वहां से सिलेक्शन नहीं लिए? क्या बच्चे सेल्फ स्टडी से अपने पास नहीं होता है? क्या सिर्फ इसी दोनों कोचिंग संस्था से रिजल्ट होते हैं? यदि होते हैं तो क्यों अभी 19,838 रिक्तियां थी बिहार पुलिस में, और इन दोनों ने, एक ने 12,000 बोला, एक ने 10,000 बोला, 22,000 ये लोग खुद रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग क्या पटना में रह के क्या कर रहे हैं? मैं भी 3 साल से पर्सनल अपनी कोचिंग चला रहा हूं। आज भी 600 से 700 बच्चे मेरे कंकरबाग ब्रांच पे डेली आ जा रहे हैं और काफी रिजल्ट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या इस बच्चे को कहा विदेश से लाए थे? ये बच्चे मेरे नहीं थे जिसका रिजल्ट हुआ था। तो बिल्कुल ये लोग सिर्फ अफवाह बनाते हैं अपना ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। आप ही सोचिए ना ये चीज कितना गलत कर रहा है। और उसके बाद भी जो वैकेंसियां आ रहा है उस वैकेंसी पे आप नहीं हो। 19,838 सीटें हैं, आप दोनों मिलकर 22,000 रिजल्ट बना दे रहे हो। बाकी और कोचिंग संस्था क्या कर रहे थे बैठ के? बाकी बच्चे क्या सेल्फ स्टडी नहीं करते? क्या सभी बच्चे पटना आ जाते हैं? सभी बच्चे दिल्ली चले जाते हैं? घर में भी बैठ के बच्चे पढ़ते हैं और उस बच्चे का रिजल्ट होता है सर। लेकिन ये दोनों सिर्फ एक अपना फेमस एक एजेंडा बना के आपस का युद्ध को बाहर लाके ऐसे काम करते हैं। अब सौरभ जी की तरफ जा रहा हूं। सौरभ जी, पूरा खेल समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, ये खेल तो आज से मुझे लगता है कि पहले जब हम लोग देखते थे, और जो लड़ाई चल रही है 2 शिक्षकों के बीच में, इस लड़ाई के पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में हुई है। 2 शिक्षकों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सैकड़ों सेलेक्टेड छात्रों को अपना बनाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अभी तो 2 नाम सामने आए। सुना जाए ना। हाँ। अभी तो 2 नाम सामने आए। लड़ाई देखिए, मोटा अभी जो अगर आप 10 साल पहले जाएंगे प्रीवियस ईयर में, तो ऐसा नहीं रहा है कि बिहार में हजारों ऐसे कोचिंग संस्थान, खासकर पटना में, जहां लोग कई लोगों को सिलेक्ट किए हैं, कई दरोगा बने, सिपाही बने, रेलवे में गए, बैंक में गए, तो अभ्यर्थी तो खुद अपने कोचिंग आते थे कि हमारे शिक्षक ये हैं, हमको इनको पढ़ाया है। और शिक्षक भी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा दावा नहीं करते थे। अभ्यर्थी को जो पास होते थे उनको बुलाते थे, उनको परिचोदित करते थे, उनको इनाम देते थे। लेकिन ये जो अभी 2-3-4 वर्षों से जो खेल चल रहा है, इस खेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। हम बस स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपको
कि लड़ाई क्या है ना कि पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, अभी बिहार में बहुत सारे मामले हुए हैं जहां पर इन लोगों की चुप्पी हुई है। अभी हाल में ही देखा जाए दरोगा का पेपर लीक हुआ, 27 मई को मेंस एग्जामिनेशन था, वहां पेपर लीक हुआ। पटना के नहीं, बिहार के कई ऐसे शिक्षक नामी ग्रामी हैं जो एक शब्द तक नहीं बोले। उसके पहले सिपाही भर्ती के पेपर लीक हुए, एक शब्द नहीं बोले। एडीयू का पेपर लीक हुआ, एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जब रिजल्ट आता है, 2000 सीट है तो कोई बताएगा मेरा 1500 और कोई 2000, और टोटल सीट है 2000। तो ये तो खेल चल रहा है ना। तो आप जान ही रहे हैं कि जो लड़ाई है वो लड़ाई है व्यापार की, वो लड़ाई है बिजनेस की, वो लड़ाई है बड़े कुछ संपत्ति जमा करने की। तो खेल तो यहां पर चल रहा है। अभी तो पत्थरबाजी तक आया है ना। अब आरोप लगा रहे हैं कि भाई गोली चली, तो वो दिन दूर नहीं। अगर प्रशासन इन लोगों पर बेलगाम व्यवस्था इन लोगों पर लगाम न कसे तो गोली बम सब चलने की स्थिति में है। हम तो यही गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि ओवरऑल पूरी तरीके से सब बिंदुओं की जांच की जाए कि कौन आदमी किस पर आरोप लगा रहा है और कौन आदमी किस आरोप से बच जाएगा। तो ये शिक्षा का व्यापार है भाई, गुरु और शिष्य की परंपरा है। ये तो अभी तो मार्केटिंग का दौर चल रहा है। आप एक बार जान लीजिए कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनी हैं और ये लोग ने बना के रखा है, मुझे लगता है कि अब अभ्यर्थी या जो विद्यार्थी पटना में आते हैं वो भय का माहौल कायम हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। हम लोग भी 10 साल से पटना में रहे और पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सभी लड़ाइयों को हमने लड़ा है। लेकिन देखिए अभी जो खेल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, गैंगवार, मुझे लगता है कि पहले तो कभी नहीं होता था। जब किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा होता था तो एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को फोन करके उनको धन्यवाद देते थे, उनको शुभकामना देते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहां आरोप लग रहा है कि उसने मेरा खरीद लिया और उसने मेरा बेच लिया। यही खेल चल रहा है विगत 5 वर्षों से पटना में, यही खेल चल रहा है। तो इसी खेल का नतीजा है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आरोप लग रहा है कि उसने गोली चलाया, फिर बाद में डिनाई कर गए, फिर बाद में ये हुआ कि उसने ये किया। तो प्रशासन का काम है, प्रशासन बेहतर काम कर रही है, पता नहीं किस एंगल पर और कहां तक जांच जाएगी। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि ये कारोबार है, ये जो शिक्षा व्यापार के जगत में इन लोग जो शिक्षक आए हैं, बस कारोबार है। गुरु और शिष्य की परंपरा को इन्होंने ध्वस्त किया है। हम स्पष्ट तौर पर यही कहेंगे कि जब पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और बड़े पैमाने पर कई ऐसे परीक्षाएं हैं जो अभी तक लंबित है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। कोर्स बेचना, बैच बनाना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, तरह तरह के सेमिनार करना, लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर तरह तरह के एजेंडा सेट करना, अपना तरह के प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना और तरह तरह की चीजें। और यहां तक कि आप जान लीजिए, कोई कहता है कि हम बुलेट देंगे, आप पास करके आइए हम बुलेट देंगे। कोई कहता है कि हम थार आपको देंगे, कुछ दिन में कहेंगे हम हेलीकॉप्टर आपको देंगे। तो इस तरह ये की पैसा कहां से आता है? करने वाला हार देने के लिए, बुलेट देने के लिए ये पैसा आता कहां से? ये सिर्फ जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उसी से पैसा जनरेट हो रहा है या इसके पीछे भी कुछ कहानी है? रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद के लाल जी के पास जाऊंगा। बोलना चाहूंगा। हाँ रहमान सर, देखिए एक बात मैं डंके के चोट पर बोल सकता हूं सर, कि कोई भी क्वेश्चन सिपाही का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, एडीओ का हो या सीजीएल का हो, ये बिना कोचिंग वाले के संलिप्तता के आउट नहीं हो सकती है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये आउट नहीं हो सकती है। और ये कोचिंग वाले, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि यही दोनों, लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले, अरे आर्थिक अपराध इकाई बार बार बोल रही कि 5 कोचिंग वाले हैं, तो आर्थिक अपराध इकाई ने क्यों नहीं 5 कोचिंग का नाम लिया? ये कोचिंग वाले सर इसमें संलिप्त है, क्योंकि लड़का कोचिंग में मिलता है और कोचिंग में ही लड़के से टीचर उसके बात करते हैं, डायरेक्टर बात करते हैं, उसी के पैसा से उसकी नौकरी कराई जाती है, उसको उसी के पैसा से उसको बुलेट थार देने का लालच दिया जाता है। मतलब पैसा वहीं से जनरेट किया जा रहा है और बस पैसे को घुमाया जा रहा है। के लाल जी, शिक्षा का व्यापार, जी व्यापारीकरण, ये शब्द सुनने में शिक्षा के नाम से जब हम व्यापारीकरण को जोड़ते हैं तो खुद को भी शर्म आती है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पटना जो शिक्षा की जमीन है, जहां से तमाम ऐसे दिग्गज, ऐसे होनहारों की जननी कहा जाता है, ज्ञान की जननी कहा जाता है पटना को, वहां शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया, व्यापार बना दिया गया उसको। ये निश्चित रूप से कोचिंग जो है व्यापार बन गया है। जैसा आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि पटना में कोचिंग का व्यवसाय 500 करोड़ रुपए का है। तो 500 करोड़ रुपए के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप छात्रों को
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हथकंडे अपना रही है। वहां क्वालिटी कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जितने छात्रों को बुला ले वो उनकी सफलता है। और यही कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई है। पैसा है, पैसा के अलावा कुछ नहीं है। पैसा अगर न रहे तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो करोड़ों का व्यापार चल रहा है, जैसा कि गुरु रहमान ने कहा कि बगैर कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आउट नहीं होगा, तो इसमें सहभागिता है। तो ये हमें लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, और इसलिए जब उन्हें संरक्षण प्राप्त है तो खुल के व्यापार करते हैं। रही बात की क्रेडिट लेने की बात की, खान सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये हजारों छात्र पुलिस में कम्पीट कर गए, वहां करे गए। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कैंडिडेट का एडमिशन करते हैं, वो लेते हैं, तो फिर उनका एडमिट कार्ड इशू होता है। एडमिट कार्ड इशू होता है तो एडमिट कार्ड मंगाए और उसके बाद जो है अपना ये करे कि मेरे साथ इतना है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एक रणनीति के तहत इस चीज को नहीं करते हैं, और ये जो है आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमेशा ये, जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यू रेगुलेशन एक्ट आएगा, 2010 में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। उस समय भी मामला उठा था कि करोड़ों का व्यवसाय है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया। क्या उस एक्ट का क्या परिणाम हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए। आप देखेंगे, खान सर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, या अन्य कोचिंग या गुरु रहमान सर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, कदम कुआं देखिए, मसल्लापुर देखिए, बोरिंग रोड देखिए, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह से खुले हुए हैं। वही नहीं खुले हुए, गली मोहल्ले सब जगह कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए हैं। आय का जरिया हो गया है, करोड़ों की आमदनी हो रही है। सरकार ने ऑर्डर निकाला था 2 साल पहले कि हर एक थाना को दिया गया चार्ज कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखिए, इंस्पेक्शन करिए। उसका हुआ क्या? कुछ नहीं नतीजा निकला। और जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी संख्या में है, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती होनी चाहिए, आउटपोस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही इनके बीच राइवलरी की लड़ाई हो गई। इनकी खबर थी तो इस पे नजर रखी जानी चाहिए थी। 2024 में तत्कालीन डीएम चंद्रशेखर सिंह ने ऑर्डर किया था कि ओवर क्राउडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप देखिए, कहीं नहीं है। सरकार जैसे आज आए, शिक्षा मंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिया, आप देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब रेगुलेशन एक्ट बना तो उसका क्या हुआ? एग्जीक्यूशन कहां से हुआ? लोगों की करोड़ों की आमदनी हो रही है, आमदनी का सोर्स बता रहे हैं, वो इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, उसकी जांच की जानी चाहिए कि अगर इनकम टैक्स में शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो पकड़ में आएगी। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं लखनऊ में मैं था तो उस समय देखे कि एक कचौरी जो बेच रहा था, कचौरी वाले के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हो गया। हमें बड़ा उत्सुकता हुई कि भाई ये इसके ऊपर क्यों रेड हो गया? एक कचौरी तो बेच रहा है। इनकम टैक्स के ऑफिसर मेरे मित्र थे, तो उनसे मैंने पूछा क्या हुआ? बोला मैंने कुछ नहीं, 1 महीना तक मैंने देखा कि इसके जो खाते हैं वो कटोरा कितना फेंका जाता है, उस आधार पे उसका कैलकुलेशन निकाला, कैलकुलेशन निकाल कर उसका इनकम टैक्स किया, उसका इनकम टैक्स का रेट हुआ। आप बताएं कि पटना में करोड़ों का व्यवसाय चल रहा है, 500 करोड़ का। क्या किसी भी संस्थान के ऊपर इनकम टैक्स का रेट हुआ क्या? ईओयू का रेट हुआ क्या? अगर नहीं इनकम टैक्स का रेट हुआ या ईओयू का रेट नहीं हुआ, समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं संरक्षण है। कहां जा रहा है करोड़ रुपया? 500 करोड़ रुपया जा कहां रहा है? इसको पता करने की कोई कोशिश की गई? वन बिहारी जी, ये पूरा गणित समझ में आ रहा है आपको? मैं तो हैरान हूं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने तो इतना नहीं सोचा था जितना अभी हमारी 15 मिनट की डिबेट में जितने खुलासे हो गए, 20 मिनट की डिबेट में जितने खुलासे हो गए, मैंने नहीं सोचा था। मुझे इतना मालूम था कि पैसे का हेरफेर चल रहा है और मैं कुछ डेटा लेकर आया था, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं मेरे। ये बच्चों के साथ ये जो फ्री की पढ़ाई फ्री हमने कर दिया, हमने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, ये जो दावा करने वाले हैं, ये पैसे को कैसे गोल कर रहे हैं?
देखिए, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कोई नई बात नहीं है। यह करीब 1.5 दशक पहले से ही राजधानी पटना समेत विभिन्न बड़े शहरों में शिक्षा का व्यवसायीकरण मूर्त रूप ले चुका था। लेकिन अब समस्या है कि शैक्षणिक जगत में माफियागिरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले शिक्षा जो एक सेवा भाव से शिक्षा का दान किया जाता था, उसका व्यवसायीकरण हुआ। बड़े बड़े बहुत सारे कोचिंग और बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मतलब जिनकी अगर आय के स्रोत और आय के पैमाने की जांच की जाए तो एजेंसियां भौचक रह जाएगी। लेकिन अब क्या है कि जो शैक्षणिक जगत है जिसकी जिम्मेदारी है छात्रों के भविष्य को निर्माण करना, वहां माफियागिरी या माफिया प्रवृत्ति वाले लोगों का प्रादुर्भाव और प्रभाव दोनों ही बढ़ता जा रहा है। पहले यह सुनने में कम आता था कि एक कोचिंग वाले ने दूसरे कोचिंग वाले को व्यावसायिक मतभेद के चलते तोड़फोड़, मारपीट या किसी प्रकार की हिंसक घटना का मतलब प्रयास किया हो। लेकिन अब यह बात मामूली नहीं रही, चूंकि इस बार खान सर और एक अन्य रोशन सर के 2 कोचिंग के बीच टकराव हुआ है और मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं जिससे यह बात आम जनों तक पहुंचा है। लेकिन पहले भी कुछ छिटपुट ऐसी खबरें आती रही हैं कि कोचिंग वर्सेस कोचिंग बाहुबल का इस्तेमाल भी होता रहा है, एक दूसरे कोचिंग के व्यवसाय को डैमेज करना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो रहमान सर ने बताया कि क्वेश्चन आउट में कोचिंग संचालकों की सहभागिता कितनी है इसकी जांच होनी चाहिए। यह बहुत पुराना मैटर है, ये नया नहीं है। पटना में कितने कोचिंग संस्थान है जो अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के साथ पदों की नियुक्ति का डील करते हैं कि आपको इतना मतलब इतना पढ़ाई कीजिएगा तो इतना पैसा लगेगा और नौकरी चाहिए तो आपको इतना पैसा लगेगा। ये सब 2010 से चलता आ रहा है, कोई नया चीज नहीं है। समाज में स्थापित सभी जो मैक्सिमम क्षेत्र के लोग हैं सभी इस कड़वी सच्चाई को जानते हैं। नौकरी प्राप्त जो छात्र करते हैं क्वेश्चन पेपर लेके या दूसरे अन्य सेटिंग गेटिंग के तरीकों से, तो उनके माँ बाप भी इसी समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। तो ये बात छुपी हुई नहीं है। इसकी जो संस्थागत जो ढांचागत जो व्यवस्था है, जो ये अब एक तरह से समझिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो इसको काम किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और रोकथाम होनी थोड़ी चाहिए। सी समझाइए, अचानक से ये जो पूरा विवाद है, जिस प्रकार अचानक से ये जो पूरा विवाद है जैसे ही ये सुर्खियों में आया उसके बाद जो खान सर है उनकी भाषा बदल गई। वो जिस अभी थोड़ी दिन पहले की आंदोलन में वो शामिल हुए थे, छात्रों के आंदोलन में, गुरु रहमान उनके साथ मंच पर थे और उसके बाद वो मेरी डिबेट में थे गुरु रहमान जी। और उस समय उनकी जो भाषा थी पटना पुलिस को लेकर, पत्रकारों को लेकर, बिहार सरकार को लेकर, अब अचानक वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी पुलिस कहीं देखी नहीं। ये जो जुबान में लोच आई है, ये डर तो नहीं गए कि मामला कहीं बढ़ा जा रहा है, खुल जाएगा? 100% सर, 100% डरे नहीं है तो इतना तो जरूर एहसास हो गया है कि वो लगातार बुराई कर रहे हैं। अरे उनके लैंग्वेज में स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं है, यानी कि किसी को भी अजीब टाइप का अब आवाज देते हैं। एक बहुत बड़ी पत्रकार है, उनके विरुद्ध इतना तुम ताम करके बोल रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि दुनिया में सब तेज यही है। ये सम्राट चौधरी को कभी अच्छा सीएम नहीं मानते थे, हमसे लड़ाई हो जाती थी। बिहार पुलिस को कभी अच्छा सीएम पुलिस नहीं मानते थे, और आज इनका पूरा रंग रूप बदल गया है। रंग रूप बदल गया है कि सम्राट चौधरी की पुलिस बहुत बढ़िया, बहुत पुलिस बढ़िया है। यही बात हम लोग पहले कहते थे तो नहीं मानते थे। एक बात मैं सर आपको बता दूं और आप प्रमुखता से इसको उठाइए कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, बाजार समिति, मुसल्लमपुर हाट या हमारा सब जगह का देख लीजिए, वहां पर अगर लड़कों की बैठने की कैपेसिटी 500 है तो वहां पर 1000-2000 लड़के बैठते हैं। अगर भगवान ना करे कि कभी किसी तरह की त्रासदी हो तो ये पत्थर और झूठा मूठा गोली की बात उससे ज्यादा भयावह होगा। हजारों 100 लड़के कुचल कर मर जाएंगे। इसलिए मैं माननीय एसडीएम महोदय से जो पटना सिटी के हैं, सदर के जो एसडीएम है, डीएम साहब से, सीनियर एसपी से अनुरोध करूंगा, शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि क्लास में बैठने के लिए लड़कों की संख्या
फिक्स करें ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो। और स्पष्ट रूप से हम एक शिक्षक जिसके बारे में आप बात बोल रहे हैं उसके बारे में हम बताएं सर कि उसका 10-10 मिनट पर लैंग्वेज बदलता है, 10-10 मिनट पर लैंग्वेज बदलता है। लेकिन आज रहमान जी आपको क्या हुआ कि आप खान सर का नाम लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे? आप तो ऐसे इंसान नहीं है, खुलकर कहिए कि खान सर के बारे में कह रहे हैं आप। नहीं हिचकिच, मैं यस बिल्कुल आई एम टॉकिंग अबाउट खान सर। या ऐसा तो नहीं है डर आपके मन में भी ये डर हो गया कि पत्थर कहीं आपकी तरफ ना आ जाए? अरे सर हम तो मौत से इतना बार टकराए हैं, प्रेम विवाह में गोली चला, सब गुलशन साहब मुस्कुरा रहे हैं, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। गुलशन साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रहमान सर ने एक जो महत्वपूर्ण बात बोली गुलशन साहब, वो कहा कि खान सर को दरअसल लाइमलाइट में रहने की आदत है और जब वो लाइमलाइट में नहीं रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे मिर्च मसाला मिल जाए। हाँ कुछ भी गलत भी सर, गलत भी। हाँ इतना बड़ा गलत कि बताइए नवादा से क्वेश्चन आउट होने की बात उन्होंने कही, डीएम से गया से उन्होंने आउट की। इतनी बड़ी बात अगर हम लोग कह दें तो डीएम छोटा पकड़ के लेकर चल जाएगा, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। अब दूसरे दिन बोले कि नहीं ये मीडिया में लाने के लिए हम बोले थे। अरे सर उस व्यक्ति को पहचान पाना बहुत, इसका मैं दूसरा एंगल निकालने की कोशिश करता हूं, इसको मैं दूसरी तरह से समझने की कोशिश करता हूं। गुलशन साहब आप जरा मुझे समझाइएगा, ये किसी के इशारे पर हो रहा है क्या? क्योंकि पक्ष विपक्ष कभी इस पार कभी उस पार की बैटिंग हमने देखा 2020 जब तक व्यूज चाहिए था उन्हें स्क्रीन पर, उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी का बहुत गुणगान किया था और अब अचानक से उनके सुर बदल गए हैं। ये कहीं और से बैटिंग तो नहीं हो रही है गुलशन जी? सर किसी के बारे में तो पर्सनल नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है जो बिहार शिक्षा की जननी जानी जाती थी, आज उसी बिहार में शिक्षा व्यवस्था के कारण ये बिहार पूरा बदनाम हो रहा है। और वो 1-2 टीचर के कारण, आप पूरे टीचर को इसमें शामिल नहीं कर सकते, 1-2 टीचर के कारण ये पूरा शिक्षा व्यवस्था धूमिल हो रहा है। और हम चाहेंगे सरकार से अच्छा जांच व्यवस्था बैठे, बड़ी जांच बैठे और जो चीज गलत हो रहा है उसे बाहर किया जाए। आप अभी सभी लोग जो भी डिबेट पे आ रहे हैं या जो भी मीडिया पे आ रहे हैं सब बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था, ये पूरे कोचिंग, सर पूरे कोचिंग संस्था को शामिल नहीं किया जाए। हम लोग भी कोचिंग संस्था चलाते हैं, जब ऐसी बातें सुनते हैं दुख होता है मन में। 1-2 टीचर के कारण ये पूरा इंडस्ट्री गंदा हो रहा है और हम चाहेंगे ऐसे टीचर पे कार्रवाई किया जाए। लेकिन गुलशन साहब ये आपकी भी तो जिम्मेदारी है, ये आपकी भी तो जिम्मेदारी है। अगर आप इस देश का भविष्य बनाएंगे, उसको खड़ा करेंगे, तो ऐसे जो आपके समाज की गंदगी है उसको साफ कौन करेगा? आप विरोध करिए, उतरिए सड़कों पर। सर मैं 2000 से 3000 पटना में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, छोटे बड़े, 4-5 लोग गंदगी फैला रहे होंगे। सर आप ही सोचिए, हाँ सर आप ही सोचिए कि भारत में और कोचिंग संस्था नहीं है, वहां बम और गोली नहीं पड़ता है। मेरा भी कोचिंग संस्था, एक पटाखा आज तक नहीं फूटा है मेरे कोचिंग के आगे। इसी 1-2-3 कोचिंग के सामने क्यों बम और पटाखा फूटते हैं? ये अब चलते हैं कि चलवाया जाता है, ये जांच होने के बाद ये जांच का विषय है। मैं सौरभ जी की तरफ जा रहा हूं। सौरभ जी, बार बार एक जिक्र होता है श्रीलंका का, जैनजी का, वहां जिक्र होता है बांग्लादेश का, फिर हमारे पड़ोसी नेपाल का, कुछ पाकिस्तान का जिक्र होता है, ईरान का जिक्र करने लगते हैं। ये जिक्र के पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि छात्र बड़ी तादाद में शिक्षकों को फॉलो करते हैं, हथियार तो नहीं बनाए जा रहे हैं, वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, कंधे तो नहीं बन रहे। देखिए स्पष्ट तौर पर नहीं, देखिए एक बात है कि जिस प्रकार से ये व्यापार जो है, जिसका आपने बार बार जिक्र किया कि करोड़ों के टर्नओवर का जो खेल, और बिहार में मुझे लगता है कि इधर से ही लगभग 5 वर्षों से तो एक शिक्षा के मंदिर में एक अलग तरह का एक हवक क्रिएट किया हुआ है कि हमारा इंस्टीट्यूट किस नाते भाई, तो हमारा इंस्टीट्यूट विज्ञापन पर, मार्केटिंग पर, तरह तरह के न्यूज, तरह तरह के जो है प्रोपेगेंडा यूज करके, अफवाह फैलाकर इस तरह से अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं कि हमने ही सबसे बेहतर काम किया है। अरे भाई हम लोग भी जानते हैं, पटना में नहीं पूरे बिहार में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, जिलों से लेकर अब प्रखंड तक, गांव कस्बों तक बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो बेहतर पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं, बच्चों को सफल कराते हैं।
इस तरह की चीजें तो नहीं होती है। लेकिन पटना में इधर 5 वर्षों से हमने जो देखा है कि जिस प्रकार से चीजें चल रही है, उसमें आपने कई देशों का उदाहरण दिया कि हम लोग, अभी आपने कहा कि नेपाल पर, या हम लोग इस तरह से चीजें कर सकते हैं कि जेएनजी को, आप स्पष्ट जान लीजिए कि ये व्यापार की तरह जो है शिक्षा को इन्होंने व्यापार कर दिया है। और जो घटनाएं घटी है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर, आपने पहले कहा ना हमने कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग, कई परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, एसएससी की परीक्षा 3 साल से नहीं हुई है, लेकिन उस पर ये जिक्र नहीं करेंगे। ये बैच बनाएंगे ना कि मेरा बैच कितना चल रहा है, मेरा कोर्स कितना बिक रहा है, मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइबर कितना बढ़ रहा है, इसका खेल यहां पर है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे शिक्षक बोलेंगे, अभ्यर्थी और जो बेरोजगार नौजवान युवा जो बिहार में, पटना में रह रहे हैं, वो जान चुके हैं कि इस खेल से दूर, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन लोगों से दूर हटिए, आप स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने चीजों को समझिए और अच्छे शिक्षकों से आपके पास जाइए। लेकिन ये जो जिस प्रकार से एक मार्केटिंग का दौर चल रहा है, और आपने सही कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, तो पूरे तरीके से कई चीजों पर इनका जो तंत्र है वो हावी है। और कई जगह पर ये पैसा देकर विज्ञापन छाप पाते हैं, इनका कोर्स कैसे बिकता है, कई जगहों से ये काम करते हैं। तो इसका पूरा एक नेक्सस जो काम कर रहा है इसी प्रकार से है कि करोड़ों का टर्नओवर का जो डील है, और कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया का जब नाम आता है, हम तो 5 साल से सुन रहे हैं कि 5 कोचिंग माफिया भाई, 5 शिक्षा माफिया, कौन है भाई? आप बताइए ना भाई, नाम तो नहीं बताया जा रहा है। तो ये पर्दे के पीछे का जो खेल, आपने सही कहा कि जो खेल चल रहा है उसी का नतीजा है कि बड़े स्तर पर ही नहीं, छोटे स्तर पर गैंगवार है ये आप आगे जाके शिक्षा के मंदिर में, कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट के जो दलाली का आप कह सकते हैं अड्डा है, उसका व्यापार काफी आगे बढ़ेगा, फूलेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग, बिहार के परीक्षा और कई ऐसे धांधली के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं। और आज कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट हम बनाएंगे, बिल्कुल कि पत्रकार महोदय कह रहे थे कि 2010 में भी बना था और फिर आज उसका जिक्र हुआ है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के कह देने से ये कुछ होने वाला है। शिक्षा को, आप शिक्षक को व्यापार मत बनाइए। गैंगवार का जो खेल आप खेलना चाहते हैं उसको प्लीज बंद कर दीजिए। ये 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर और जो बड़े स्तर पर, क्योंकि बिहार में और पटना में भी हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस तरह की चीजें तो नहीं होती थी। और आए दिन अब कल परसों नहीं, ये 5 वर्षों से जो चल रहा है उसी का नतीजा है कि आज इस प्रकार से गलत तरह का एजेंडा सेट करके गोली चला, इंस्टीट्यूट का आय कितना हो रहा है, उसका खर्चा कितना बड़ा किया गया, कितने छात्रों को एडमिट करा रहे हैं, सबसे बड़ा जब लेखा जोखा होगी कि पता चला कि कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना कमा रहा है। 500 करोड़ मामूली नहीं होता है। 500 करोड़ रुपए का जो व्यापार कितना बताया जा रहा है, 12,000, 10,000, 22,000। अरे तो ये आप लोगों का भी काम है सर कि आप लोग भी जांच कीजिए कि रिजल्ट कितना हो रहा है, बताया कितना जा रहा है। और बड़े बड़े न्यूज चैनल इसको ऐसे इस प्रकार से दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी तो कहेंगे। सौरभ जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा से। केके लाल जी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रख रहे हैं, केके लाल जी को एक बार सुन लेते हैं। धांधली सेटिंग पर हम वही कह रहे हैं। केके लाल जी भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रख रहे हैं। जी केके लाल जी, मेरा ये कहना है कि 500 करोड़ रुपए का कोचिंग का व्यापार है, ये मामूली रकम नहीं है। 500 करोड़ रुपए का जब व्यापार हो रहा है तो कौन कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी कितनी है, उनका इनकम क्या है, इनकम कितना हो रहा है, कितना शो किया जा रहा है, छात्र कितने आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। जब तक इसकी तहकीकात नहीं होगी, उनकी नकेल नहीं कसी जाएगी कि पैसा का तुम इनकम टैक्स में शो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और जब तक ये नहीं होगा तो ये चूंकि पैसे की लड़ाई है, ये होगा कैसे? रहमान साहब बता रहे हैं ना कि उन्होंने बताया कि नालंदा का उन्होंने जिक्र किया, नालंदा से पेपर लीक हुआ और जब डीएम ने पूछा तो वो कह दिया कि लाइमलाइट में आने के लिए किया। डीएम ने ही कार्रवाई नहीं की उन पर। अब ये देखिए, यही तो देखने वाली बात है। मैं पहले भी कहा था कि 2010 में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। क्या हुआ उस एक्ट का? एक्ट में बहुत सारे प्रावधान थे। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करना है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसका रिसीट मेंटेन करना है। हम तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक है तरह तरह की बातें करेंगे, डाइवर्ट कर रहे हैं, इशू को इधर से उधर ले जा रहे हैं। पहला ये हिट करिए ना, पैसा जितना आ रहा है उसका गवर्नमेंट को हिसाब किताब दे रहे हैं, इनकम टैक्स में शो कर रहे हैं। 500 करोड़ का क्या व्यापार हो रहा है? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रहे, हमें किसी पे सवाल में नहीं उठा रहा हूं, लेकिन 500 करोड़ इस पर मुझे खान सर की एक टिप्पणी याद आ गई, ताजा टिप्पणी है।
गौर कीजिएगा आप वन बिहारी जी, वो टिप्पणी ये थी अभी 1-2 दिन पहले की टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि हम जो पैसा कमाते हैं 18% जीएसटी देते हैं, यानी कि अगर हम गलत पैसा कमा रहे हैं तो 18% जीएसटी के नाते सरकार भी हमारे गलत पैसे में 18% की हिस्सेदार है। ये टिप्पणी है खान साहब की। मन बिहारी जी देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आसानी से ब्लैक मनी का मतलब अर्जन भंडारण किया जा सकता है। जो छात्र प्रवेश लेने आते हैं उन्हें वैलिड रिसिप्ट मिल रहा है कि नहीं उनके पैसा जमा होने का, छात्र उस संस्थान से अधिकार पूर्वक यह सवाल नहीं कर सकते हैं। चूंकि पढ़ने आए हैं तो उनको उस संस्थान के नियम कानून चाहे वो सही हो या गलत उसको फॉलो करना पड़ता है। आप देखिए डॉक्टर जितने होते हैं, जितने अस्पताल हैं, जिस प्रकार से वहां बिलिंग होती है और जिस प्रकार से वो अपने आय के स्रोत को शो करते हैं, उस पर जो टैक्स अदा करते हैं, वही स्थिति शैक्षणिक जगत में भी है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी इसमें उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोचिंग वाले हैं। तो जहां ब्लैक मनी, जिस भी व्यवसाय में ब्लैक मनी का अर्जन होगा वहां पर माफिया मानसिकता का पनपना स्वाभाविक है। जहां ब्लैक मनी जमा होगा वहां माफिया मानसिकता और वहां वर्चस्व की लड़ाई, उसकी परिणति बनेगी। ये स्वाभाविक चीज है। सरकार को चाहिए कि पारदर्शी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में, जो दोनों में निजी क्षेत्र जो इसमें है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के निजी क्षेत्र में जो व्यवसाय है उसको पूरी तरह से सरकार की नजरों में पारदर्शी तरीके से नियंत्रण में आना चाहिए। तब जाकर कुछ स्थिति सुधर सकती है और नियंत्रित हो सकती है, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह है दोनों क्षेत्रों में। और देखिए, शिक्षक समाज के आदर्श होते हैं। सामान्य तौर पे हम लोग जहां भी सुनते हैं कि सर टीचर है तो मन में आदर उमड़ता है। ये नैसर्गिक मतलब प्रवृत्ति है कि शिक्षक के बारे में सामने आने पे मन में सम्मान की भाव जागती है। लेकिन कुछ शिक्षक है, सभी शिक्षक नहीं, आज भी ऐसे शिक्षक है जो सेवा भाव से शिक्षा का दान कर रहे हैं बेहद अल्प धन लेकर। लेकिन वहीं बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके वाहनों के काफिले, उनके साथ चलने वाले बाउंसर्स को देख के आपको मानना कठिन हो जाएगा कि यह शिक्षक है। ठीक, ऐसे शिक्षक राजनीति के क्षेत्र में छोटे छोटे दो सवाल हैं। मैं पहला रहमान साहब से मेरा सवाल है। रहमान सर, मुझे ये समझाइएगा, ज्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं, जो यूट्यूब पर इस समय पढ़ा रहे हैं, वो दावा करते हैं और छाती ठोक कर दावा करते हैं कि साहब हम फ्री पढ़ा रहे हैं। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो हम फ्री शिक्षा देकर कर रहे हैं। ये जरा इसके पीछे का लॉजिक समझाइएगा और इसके पीछे का खेल संक्षिप्त में। देखिए सर, स्पष्ट रूप से संक्षिप्त में समझा दे रहे कि जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं वो कहते हैं कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रदर्शनी करते हैं और बदले में वो अपना बैच बेचते हैं। हर यूट्यूबर फ्री पढ़ाता है क्योंकि वो उसके प्रचार का माध्यम होता है और बदले में वो अपना कोर्स बेचता है। चाहे कोई हो शिक्षक, कोई भी यूट्यूबर हो। और कुछ जो एकदम बिल्कुल नए यूट्यूबर होते हैं वे अपना व्यू बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं ताकि उससे भी आमदनी हो। ये स्पष्ट है। मतलब मैं कह रहा हूं सर, एक बात मैं कहना भूल गया। कोई नहीं, सब वो प्रदर्शनी लगाता है। ट्रेलर कहिए, वो टीजर कहिए, ट्रेलर कहिए, बिल्कुल सबको दाम मिलता है क्योंकि मैंने तो कुछ टीचर ऐसे देखे हैं वो उछल कूद करके पढ़ाते हैं। उछल कूद के पढ़ाते हैं कि वो ट्रेलर है। ट्रेलर देख लीजिए, मैं ऐसा ट्रेलर दिखा रहा हूं तो मेरा कोर्स कितना शानदार होगा। आप लास्ट बात कुछ ये होगा बिल्कुल। और एक बात और मैं बोल रहा था सर कि जितने भी शिक्षक है पटना के, चाहे बड़े बड़े शिक्षकों, जो बड़े शिक्षक की बात कर रहे हैं हम, कि वे लोग किसी भी चीज का परीक्षा कैंसिल हो, सिपाही का, दरोगा का, बीपीएससी का, एडीओ का, वो नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। और दूसरी बात, क्लास में जैसे आपने कहा जेनजी, आपने कहा ईरान, आपने कहा नेपाल, आपने कहा पाकिस्तान, आपने कहा फिलिस्तीन, आपने कहा नक्सल, आपने कहा उग्रवाद, ये सारे चीज की शिक्षा देते हैं कि AK-47 कैसे चलता है, पिस्टल कैसे चलता है, बम कैसे बनता है, ये शिक्षा देते हैं। तो अगर इन शिक्षकों पर
राजा बनने की शख्सियत है कि किसी भी आदमी को लाओ, हम एक दिन में करोड़पति बना देंगे। हाँ। इस तरह का शिक्षा देते। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि कोचिंग पर नियंत्रण तो रखे ही, एक स्टिंग ऑपरेशन आप लोग भी करें, क्योंकि टीचर के भेष में भेड़िया भी है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। सर गुलशन साहब, लास्ट कमेंट आपका, छोटा सा। बताइए सर, लास्ट कमेंट आपका। लास्ट कमेंट। अच्छा, किस मैटर पे आप एक बार क्वेश्चन मुझे फिर से रिपीट ये जो शिक्षक हैं, ये दरअसल शिक्षक तो नाम मात्र के बच्चे हैं, 2-4 शिक्षक बच्चे हैं भीड़ में, लेकिन कुछ लोग उनमें भेड़िए भी हैं और उनसे बचना है। उनकी पहचान कैसे करें साहब? सर यही चीज तो आज मतलब उजागर होना है कि ये शिक्षक कौन है, भेड़िए कौन है। इसी चीज को तो मतलब इसी को बाहर लाना है। और मुझे लगता है कि सच में ये शिक्षा व्यवस्था आज का देखा जाए ना, तो जिस समय हम लोग भी पढ़ाई करते थे और आज जो माहौल है बहुत चेंज हो रहा है। और सच में दुखद घटना है ये बिहार का। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो आज क्रिटिकल कंडीशन उभरते जा रहा है इस बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार बड़ी बात कही आपने। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों को कैसे कुचला जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई बना दी गई है, शिक्षा को वर्चस्व की लड़ाई बना दी गई है। मैं वही बता रहा हूं सर, और शिक्षा को वर्चस्व की लड़ाई बनाने का फायदा भी उसका हो रहा है। मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बैठकर अगर आपने ये डिबेट आज देखी है तो ये आई ओपनर है, आपकी आंखें खोलने वाली डिबेट है। और ये डिबेट नहीं थी, चर्चा थी, और उन लोगों के साथ चर्चा थी जो विद्वान हैं, उस क्षेत्र के विद्वान हैं, जो स्टूडेंट्स को गढ़ते हैं, उनके सपनों को बनाते हैं, उनको बड़ा आदमी बनाते हैं, उनको नौकरी लगवाते हैं। और उनके मुंह से आपने जो खुलासे सुने हैं वो हैरान करते हैं।